नमस्कार प्यारे दोस्तों, स्वागत करता हूं एक बार पुनः आपके अपने पसंदीदा YouTube चैनल हमारी परीक्षा में। उम्मीद और आशा दोनों ही करता हूं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, आपकी तैयारी भी बहुत अच्छे तरीके से चल रही होगी। इतिहास की वीडियो काफ़ी लंबे टाइम से नहीं आ रही थी, उसके पीछे कारण था कि भले ही मैं आपसे कह नहीं पा रहा था क्योंकि ऐप पर क्लास चल रही है। वैसे तो बहुत जल्दी कोशिश की जा रही है कि 2-4 दिन बाद हो सकता है कि आपको लाइव वीडियो देने की कोशिश की जाए, लेकिन जब तक रिकॉर्डिंग मिल रही है जब तक रिकॉर्डिंग के हिसाब से आप काम चला सकते हैं। मतलब वीडियो ना आने का एक कारण था कि मैं पॉलिटी की क्लास देता जा रहा था, तब मैं आपको टाइम दे रहा था कि कहीं ना कहीं आप हिस्ट्री की पिछली जितनी भी क्लास हुई हैं एक बार नोट्स को रिवाइज मार लिया करें। यानी कि जब मैं आपके साथ नहीं जुड़ रहा होता तो आप खुद ही अंदाजा लगा लिया करें कि कहीं ना कहीं हमको अब पीछे का रिवाइज कर लेना चाहिए। और पीछे का रिवाइज करना आवश्यक भी होता है कि अगर आप रिवाइज करके चीजों को नहीं आगे पीछे की चीजों को नहीं रिवाइज करेंगे तो कहीं ना कहीं आपके जीवन में दुख उत्पन्न हो जाएगा और वह दुख बड़ा ही भयानक रहने वाला होगा। बहरहाल आज हम पढ़ने वाले हैं आधुनिक इतिहास को खत्म करने के बाद मध्यकालीन इतिहास के बारे में बात करने वाले हैं। देश को हमने आजाद तो कराया, 1947 तक हमने पढ़ा, कैबिनेट मिशन तक पढ़ा। जब भारत में यूरोप के लोगों ने भारत में आक्रमण किया तब से लेकर और अब तक हमने, जब तक हमको अंग्रेजों ने गुलाम बनाया और किस तरह से गुलामी की आजादी की लड़ाई लड़ने के बाद हम यहां पर आजाद हुए, वो सारी चीजें हमने जानी। उसके बीच में एक दो क्लास जैसे कि हम बात करें आधुनिक इतिहास की बचती है और वो हमेशा बचती ही रहती हैं, क्योंकि कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिसको हम कॉन्सेप्ट के माध्यम से क्लियर नहीं कर सकते, उनको हम स्पेशल वीडियो के माध्यम से ही कंप्लीट कर सकते हैं। जैसे कि बहुत सारी किताबें हो गई, बहुत सारे समाचार पत्र हो गए, बहुत सारी बुकें हो गई, ऐसे बहुत सारी संस्था और संगठन हो गए जो कि बीच बीच में कहीं ना कहीं बने होते हैं, वह आधुनिक इतिहास के अंदर कहीं कहीं आ रहे होते हैं। तो एक एक दो दो वीडियो के माध्यम से आपको यूट्यूब पर वो मिलती रहेंगी, उसकी आप बिल्कुल भी चिंता ना करें। वैसे तो मैंने ज्यादातर चीजें कवर कराने की कोशिश की है, जैसे कि मैंने गांधी जी के पत्र हो, पुस्तक हो या फिर अन्य लोगों की पुस्तक हो, लेकिन फिर भी जो गहराई से आने वाले प्रश्न होते हैं उनको भी मैं आपको कंप्लीट करा दूंगा और उनको कंप्लीट कराने के बाद आधुनिक इतिहास में एकदम आपको कोई समस्या होगी नहीं। वैसे तो मैं प्यारे दोस्तों कहूं कि आधुनिक इतिहास में जितना मैंने आपको पढ़ाया है उतना आप कंटेस्ट करके आगे बढ़ जाइएगा। आप आज चाहे कोई भी परीक्षा दीजिएगा, किसी एग्जाम में बैठेगा, यूपीएसआई में बैठेगा, यूपी पुलिस कांस्टेबल में बैठेगा, हरियाणा के एग्जाम में किसी में बैठ जाएगा, रेलवे के एग्जाम में किसी में बैठ जाएगा, लेखपाल के एग्जाम में किसी में बैठ जाएगा, जो भी आपने जिसके अंदर इतिहास हिस्ट्री जिसके अंदर सब्जेक्ट लिखा है उस किसी भी एग्जाम में बैठ जाएगा, आपके जीवन में दुख उत्पन्न नहीं होगा, सारे के सारे प्रश्न आपको मिल जाएंगे। लेकिन इस बात का अनुभव आप तब कर पाएंगे जब मैं आपको यूट्यूब पर प्रश्न लेकर आ रहा हूं और इतिहास के प्रश्नों को मैं जब आपको सॉल्व करवाने का काम कर रहा हूं तो बची हुई जो फैक्ट के रूप में चीजें होती हैं तो क्वेश्चनों में वो कवर हो जाएंगी। इसके अलावा आपको खुद एक कॉन्फिडेंस, एक विश्वास अपने अंदर आप जनरेट करेंगे कि हाँ मेरा इतिहास बहुत अच्छी पकड़ इतिहास पर हो चुकी है। आज जो हम बात करने वाले हैं पहले सिलेबस पर बात करेंगे कि आखिरकार जो मध्यकालीन भारत होता है, मध्यकालीन भारत का जो इतिहास होता है, इस मध्यकालीन भारत के इतिहास में 712 से लेकर 1707 तक हम पढ़ने का काम करते हैं। ये 712 प्यारे दोस्तों इसलिए आता है क्योंकि 712 में पहला मुस्लिम आक्रमणकारी एक व्यक्ति भारत पर आक्रमण करता है और जब से लेकर औरंगजेब की मृत्यु 1707 में होती है तो मुस्लिम आक्रमणकारियों को हम मुख्य रूप से इसके अंदर पढ़ते हैं मध्यकालीन भारत के अंदर। और 712 में पहला मुस्लिम आक्रमणकारी भारत पर आक्रमण करेगा और अगर हम बात करें 1707 तक, तब औरंगजेब की मृत्यु 1707 में हो जाती है। तो हम ये कह सकते हैं कि हम अब 712 से लेकर और कहां तक पढ़ेंगे, तो आप कहेंगे सर अब हम 1707 तक पढ़ने का काम करेंगे। इसके अंदर सिलेबस क्या क्या होगा, तो प्रमुख रूप से देखिए आप सबसे पहले भारत पर अरबों के आक्रमण को पढ़ेंगे और भारत पर अरबों के आक्रमण के बाद आप दिल्ली सल्तनत के बारे में जानेंगे। उसके बाद आप मुगल वंश को पढ़ने का काम करेंगे, उसके बाद आप राजपूत वंश को पढ़ेंगे और उसके बाद विजयनगर साम्राज्य को पढ़ने का काम कर रहे होंगे। यानी कि प्यारे दोस्तों अगर मैं बात करूं कि अरबों के आक्रमण में आप मोहम्मद बिन कासिम को पढ़ेंगे जो एक सबसे पहला आक्रमणकारी होता है। उसके बाद महमूद गजनबी को पढ़ेंगे, मोहम्मद गौरी को। अरबों के आक्रमण पर जो भारत में मुस्लिम आक्रमण होगा उसके अंतर्गत आप पढ़ने का काम करेंगे। जब आप सल्तनत काल को पढ़ेंगे तो सल्तनत काल को पढ़ते समय आप इसके अंदर कुछ 5 वंशों के बारे में जानेंगे जिनसे विभिन्न प्रकार के यहां पर राजा होंगे, विभिन्न प्रकार के सुल्तान होंगे और वो भारत पर यहां शासन करने का काम करेंगे। दिल्ली की गद्दी से दिल्ली पर बैठकर वो किस तरह से शासन चलाएंगे, जिसमें से सबसे पहला वंश होगा गुलाम वंश। और गुलाम वंश के बारे में हम जानेंगे कि किस तरह से एक व्यक्ति कुतुबुद्दीन ऐबक नाम का व्यक्ति पहला शासक बनता है। इल्तुतमिश गुलाम वंश का वास्तविक शासक माना जाएगा। उसके बाद खिलजी वंश
वंश आएगा, खिलजी वंश के बाद तुगलक वंश आएगा, तुगलक वंश के बाद सैयद वंश आएगा और सैयद वंश के बाद लोधी वंश। ये 5 वह वंश होंगे जो हम दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत पढ़ रहे होंगे। आपके दिमाग में एक इमेज बननी सेट हो जानी चाहिए कि आखिरकार हमें सिलेबस पर किस तरह से आगे बढ़ना है। जो लोधी वंश होगा, इब्राहिम लोधी इसका अंतिम शासक बनेगा और इब्राहिम लोधी को एक व्यक्ति हराएगा जो कि यहां पर हम कह सकते हैं कजाकिस्तान से आएगा। उस व्यक्ति ने भारत में आकर मुगल वंश की स्थापना करेगा और मुगल वंश की स्थापना करने के बाद आप सबसे पहले जानते हैं बाबर वह व्यक्ति होगा जो मुगल वंश की स्थापना करेगा। बाबर के बाद हुमायूं को पढ़ेंगे। हुमायूं में ही सूरवंश का एक शासक होता है जिसे शेर शाह सूरी कहा जाता है। उसके बाद अकबर को पढ़ेंगे, जहांगीर को पढ़ेंगे, शाहजहां को पढ़ेंगे, औरंगजेब को पढ़ेंगे। इसी क्रम में आप आगे बढ़ते हुए हर चीज को यहां से आगे जानते हुए चले जाएंगे। इसके बाद प्यारे दोस्तों राजपूत वंश की बात करें तो परमारों को पढ़ेंगे, चौहानों को पढ़ेंगे, प्रतिहार को, सोलंकी वंश को, चंदेल आदि। ये सभी राजपूत वंश हमें इसमें पढ़ने होते हैं जो मध्यकालीन इतिहास के अंतर्गत ही हम पढ़ने का काम करेंगे। विजयनगर साम्राज्य में, विजयनगर साम्राज्य के अंदर, विजयनगर साम्राज्य तो पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे एवं भक्ति एवं सूफी आंदोलन को भी यहां पर हम पढ़ने का काम करेंगे। उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छी तरह से आपको कुछ चीजें समझ में आई होंगी और जो सिलेबस हमारा रहने वाला है, इस सिलेबस के माध्यम से ये पूरा सिलेबस हमेशा वही रहता है जो रहना है, ये कभी बदलेगा नहीं। यही मध्यकाल का सिलेबस होता है और इसके अंतर्गत ही आपको चीजों को पढ़ना होगा। तब हम प्यारे दोस्तों ये कह सकते हैं कि आज जो हमें पढ़ना है, भारत के अंदर मुस्लिम आक्रमणकारियों को पढ़ना है और इसी क्रम में हम आगे बढ़ते हुए आपके सिलेबस को कंप्लीट करने का काम करेंगे। लगभग 20 क्लास के आसपास हम कह सकते हैं इसमें जानी चाहिए, 20 क्लास होनी चाहिए। लेकिन एक बात बड़ी महत्वपूर्ण होगी कि आपने आधुनिक भारत का इतिहास पढ़ा, जो मैं सबसे इंपॉर्टेंट मानता हूं और सबसे पहले उसे पढ़ाने का काम करता हूं। दूसरे नंबर पर मैं हमेशा मध्यकालीन इतिहास को पढ़ाता हूं क्योंकि इससे दूसरा महत्वपूर्ण पोर्शन होता है जहां से सबसे ज्यादा प्रश्न बनते हैं। मतलब आप ये कह सकते हैं कि सर आधुनिक इतिहास के बाद सबसे ज्यादा प्रश्न इतिहास के किस पोर्शन से आते हैं, तो मैं कहूंगा मध्यकालीन इतिहास से ही दूसरे नंबर पर सबसे ज्यादा प्रश्न बनकर आते हैं। और आप अगर इसको और कंटेस्ट कर लेंगे तो आपका लगभग 80% सिलेबस इतिहास का कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद आपका प्राचीन इतिहास बनेगा, उसमें आपको ज्यादा जानने की आवश्यकता नहीं है। आइएगा, भारत पर अरबों का आक्रमण और भारत पर अरबों ने आखिरकार सर आक्रमण क्यों किया है, आखिरकार अरब भारत में क्यों आए, कौन से वह कारण थे, किस कारण से अरब लोग भारत पर आकर आक्रमण करते हैं, इस चीज को जानने की कोशिश करते हैं। तो प्यारे दोस्तों देखिए, सामान्य सी चीजों पर मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि आपका जो ये भारत रहने वाला है, आपका ये जो भारत रहने वाला है, ये भारत दरअसल आप देखें तो 1947 के पहले की घटना को देखें तो जब पाकिस्तान आपको लिखा हुआ दिख रहा है, ये कुछ भी नहीं था, ये संपूर्ण इस तरह से भारत ही भारत हुआ करता था। यहीं पर एक प्रांत पड़ता था जिस प्रांत को आप अच्छी तरह से जानते हो, सिंध प्रांत। कौन सा प्रांत था? सिंध प्रांत आप इसे कह सकते हैं। कौन सा प्रांत? सिंध प्रांत कह सकते हैं। तो ये सिंध प्रांत जो था प्यारे दोस्तों, इस सिंध प्रांत के अंदर भारत में कुछ लोग शासन करने का काम करते थे और यहां पर सिंध प्रांत के अंदर एक व्यक्ति शासन कर रहा है जिस व्यक्ति का नाम है, क्या नाम है? दाहिर। क्या नाम है? दाहिर। ये दाहिर नाम का व्यक्ति इस सिंध प्रांत में शासन करता है। आखिरकार हम उस बात को जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिरकार अरब लोग भारत पर किस तरह से आक्रमण करते हैं और किस तरह से भारत पर आने के बाद ये धीरे धीरे आक्रमण करके भारत को लूटने का काम करते हैं। इस बात पर थोड़ी सी चर्चा करने के लिए मैं आपके सामने उपस्थित हुआ हूं। मैंने कहा कि सिंध एक क्षेत्र था यहां पर और सिंध क्षेत्र में एक व्यक्ति शासन करता था जिसका नाम क्या था? दाहिर। यह दाहिर नाम का व्यक्ति एक अयोग्य शासक था, ज्यादा शक्तिशाली शासक नहीं था, लेकिन यह व्यक्ति माना ऐसा जाता है कि भारत के इतिहास में जितने भी मुस्लिम आक्रमण हुए हैं, उन मुस्लिम आक्रमणों को पीछे अगर श्रेय किसी एक व्यक्ति का है तो वह दाहिर का है। क्योंकि कुछ लोगों का मानना कुछ अलग तरह से है और जबकि कुछ किताबें कुछ अलग तरीके से लिखती हैं, फिर भी हम इस बात को कह सकते हैं कि अगर भारत में मुस्लिम आक्रमणकारी आए हैं तो वो दाहिर की वजह से आए हैं। अब दाहिर की गलतियां थी या दाहिर का सिंघम बनना था, ये दोनों ही बातें आप सभी के सामने समझ में आ जाएंगी। फिलहाल आप इतना समझिएगा कि ये जो सिंध प्रांत है, इस सिंध प्रांत पर एक व्यक्ति दाहिर शासन करने का काम कर रहा है और जब दाहिर नाम का व्यक्ति शासन करने का काम कर रहा है तो आप अच्छी तरह से जानते हैं
कि इसी समय में अगर आप इस दिमाग से सोचने की कोशिश करें तो इससे थोड़े से ही पहले इस्लाम धर्म का यहां पर इस्लाम धर्म की स्थापना होती है। और इस्लाम धर्म की स्थापना होने के बाद जो मुस्लिम व्यक्ति थे वो काफी परिपक्व हो चुके थे। अभी मैं थोड़ी थोड़ी चीजों को आपके सामने कनेक्ट करूंगा, आपको बहुत अच्छे से चीजें समझ में आने लगेंगी। आपको अच्छी तरह से पता है पैगंबर मोहम्मद सामने जो मध्य एशिया के लोग थे, मैंने आपको ये जब पुर्तगालियों के आगमन में बहुत अच्छे से क्लियर कर रखी है चीज कि जो मध्य एशिया के लोग थे वो मध्य एशिया के लोगों को यहां पैगंबर साहब ने सक्षम बनाने के लिए, इनकी उन्नति करने के लिए यहां इस्लाम धर्म की स्थापना की। और इस्लाम धर्म के प्रचार प्रसार के लिए इन लोगों को जगह जगह पर जाकर भेजने की कोशिश की, जगह अन्य देशों में भेजने की कोशिश की। उसी समय में अगर हम बात करें तो ये मुस्लिम अपने आप में इतने ज्यादा संपन्न हो चुके थे क्योंकि इन्होंने, कुछ मुस्लिमों ने यहां पर लूटपाट भी करनी शुरू कर दी थी, जबकि पैगंबर साहब का मानना था कि आपको धर्म का प्रचार प्रसार करना होगा। अब लूटपाट करनी तो शुरू कर दी थी, लेकिन आप ध्यान से मेरी बात को समझने की कोशिश कीजिएगा। माना यह जाता है कि जो यहां पर एक व्यक्ति हुआ है, अगर हम बात करें यहां पूरे भारत के अंदर, तो यहां पर एक बंदरगाह पड़ता है। उस बंदरगाह का नाम हुआ करता था देवल बंदरगाह। क्या हुआ करता था? देवल बंदरगाह। ये क्या है? देवल एक बंदरगाह है प्यारे दोस्तों, सिंध क्षेत्र में पड़ता था। देवल एक बंदरगाह है जो सिंध क्षेत्र में पड़ता था। और अरब की अगर हम बात करें, अरब देश की बात करें, तो अरब के अंदर एक व्यक्ति शासन करने का काम करता है जिसका नाम क्या था? अल हज्जाज। जिसका नाम क्या था प्यारे दोस्तों? इस व्यक्ति का नाम था अल हज्जाज। तो आपसे पूछने का काम क्या करेगा, मैं दोबारा लिख देता हूं, सारा डिलीट हो गया है। यहां पर जो सिंध प्रांत है, इस सिंध प्रांत के अंदर एक बंदरगाह है जिस बंदरगाह का क्या नाम है? देवल बंदरगाह नाम है। और अरब की अगर हम बात करें तो अरब पर एक व्यक्ति शासन कर रहा है जिसका नाम है अल हज्जाज। ये अल हज्जाज नाम का व्यक्ति अरब पर शासन करने का काम कर रहा है। तब कि हम कह सकते हैं कि सिंध पर शासन करने का काम कौन कर रहा है? तो सिंध पर शासन करने का काम एक शासक कर रहा है जिसका नाम है राजा दाहिर। अब देखिए हुआ क्या है, माना यह जाता है कि कुछ समय जब व्यापार हुआ करता था तो अरब के जो क्षेत्र के लोग थे वो अक्सर क्या करते थे कि जो आपका ये अरब क्षेत्र था पूरा का पूरा, यहां पर पूरा क्षेत्र, यहां पर इसके जहाज अक्सर आया जाया करते थे अल हज्जाज के। और अल हज्जाज के जब जहाज आया जाया करते थे व्यापार के लिए, तो इस अल हज्जाज ने एक बार क्या कहा कि जो राजा दाहिर है, इसने देवल बंदरगाह पर इसके कुछ लोगों ने दाहिर के लोगों ने देवल बंदरगाह पर कुछ अल हज्जाज के कुछ जहाजों को लूटने का काम कर लिया है। यानी कि मुस्लिम आक्रमणकारियों की नींव की बात करें तो सिर्फ एक जहाज को लूटने के आधार पर मुस्लिम आक्रमणकारियों ने भारत पर आक्रमण करने का काम किया। और उसके बाद मोहम्मद गौरी, महमूद गजनबी, मोहम्मद बिन कासिम जैसे लुटेरे भारत के अंदर आए, जिसकी नींव किससे पड़ी? मात्र एक जहाज को लूटने की वजह से इसकी नींव पड़ी। यानी कि जो अल हज्जाज नाम का व्यक्ति है, इसने इस दाहिर पर, जो दाहिर सिंध का शासक है, इस पर एक आरोप लगाया और आरोप लगाकर कहा कि देवल बंदरगाह पर तुम्हारे कुछ सैनिकों ने, तुम्हारी जनता ने, तुम्हारे लोगों ने मेरे किसी जहाज को लूट लिया है। और जहाज को लूटने के बाद या तो उसका खजाना वापस करो जितना लूटा है, और नहीं तो आपके लिए अच्छा नहीं होगा। बताया यह जाता है कि एक तरफ तो हम देखें, अगर दाहिर की तरफ अगर दाहिर ने ऐसा किया था तो कहीं ना कहीं मुस्लिम आक्रमणकारियों ने इससे उकसाने का काम किया और इसको ऐसा नहीं करना चाहिए था। इसके बाद भारत पर मुस्लिम आक्रमणकारी आक्रमण करने का काम करेंगे। दूसरा हम ये कह सकते हैं कि अल हज्जाज नाम का व्यक्ति जो साम्राज्य विस्तार की नीति पर चलता था, इसके मन में आ रहा था क्यों ना हम भारत के साथ कुछ लूटपाट करें, क्योंकि ये व्यक्ति कैसे हो चुके थे? लुटेरे टाइप के व्यक्ति थे। तब अल हज्जाज का भी मन था कि क्यों ना एक बार भारत पर जाकर आक्रमण करने का काम करें। जब कोई लड़ाई का इसे मुद्दा नहीं दिख रहा था तो माना जाता है कि झूठा आरोप इसने जहाज लूटने का लगाकर इस दाहिर को यहां लड़ने के लिए सोचा। लेकिन दाहिर ने स्पष्ट रूप से कह दिया कि मेरी प्रजा जो है, मैं इस प्रजा का शासक हूं और मेरी प्रजा लुटेरे नहीं हो सकते। मेरी प्रजा के अंदर मैंने कोई जहाज नहीं लूटा है, ऐसा काम दाहिर ने कह दिया। दाहिर एक सिंध का शासक हुआ करता था और यहां से मुस्लिम आक्रमणकारियों का क्रम आगे बढ़ता है। और जो क्रम आगे बढ़ेगा उसी क्रम में हम जानेंगे आखिरकार अल हज्जाज एक सेनापति को भेजेगा जो कि भारत में आने वाला पहला व्यक्ति होगा, जिसका नाम होगा 712 में मोहम्मद बिन कासिम।
मोहम्मद बिन कासिम अल हज्जाज के द्वारा भेजा गया एक सेनापतियों का जो भारत पर आक्रमण करेगा। 712 में आक्रमण करेगा, 713 में आक्रमण करेगा और इसके बाद 714 में इस व्यक्ति की मृत्यु हो जाएगी। लेकिन उससे पहले थोड़ा सा इस्लाम धर्म के बारे में जानना आवश्यक होता है, और अगर इस्लाम धर्म के बारे में आप थोड़ा सा जानना चाहते हैं तो मेरे साथ समझने की कोशिश कीजिएगा। मैं आपको बहुत अच्छे से चीजों को क्लियर करने की कोशिश करता हूं। प्यारे दोस्तों देखिए, अगर हम मध्यकालीन इतिहास को पढ़ने का काम करते हैं तो मध्यकालीन इतिहास जो पैगंबर मोहम्मद साहब के पैगंबर मोहम्मद साहब के बारे में जानना आवश्यक हो जाता है। 700 से लेकर, यानी 712 से वैसे तो हम पढ़ते हैं लेकिन 700 से कह सकते हैं, क्योंकि वास्तविकता क्या है कि 700 ईस्वी में एक व्यक्ति भारत पर आक्रमण करने वाला होगा। चाहे तो आप इसे 712 भी कह सकते हैं और इसे 700 भी कह सकते हैं। 712 से लेकर या हम कहें 1707 तक हम मध्यकालीन इतिहास को पढ़ने का काम करेंगे, जिसके अंदर पहला बिंदु आपके लिए बनेगा जब हम एक व्यक्ति के बारे में जानेंगे जिनका नाम था पैगंबर मोहम्मद साहब। पैगंबर मोहम्मद साहब जो थे, ये पैगंबर मोहम्मद साहब, ऐसा माना जाता है कि पैगंबर मोहम्मद साहब ने इस्लाम धर्म की शुरुआत की। आपसे अगर एक सामान्य सा एकदम बेसिक सा सीधा प्रश्न पूछा जाए कि इस्लाम धर्म की शुरुआत किसने की, तो आप एक व्यक्ति का नाम लेंगे, पैगंबर साहब, पैगंबर मोहम्मद साहब। अभी मैं आपको बता देना चाहता हूं कि अभी जो मुस्लिम आक्रमणकारियों को पढ़ने का काम कर रहे हैं, मुस्लिम आक्रमणकारी जो अभी यहां से आगे बढ़ेंगे, पहले हम यहां पर मुस्लिम धर्म के बारे में, इस्लाम धर्म के बारे में थोड़ा सा जान लें, फिर हम अरब के द्वारा आने वाले आक्रमणकारियों के बारे में जानेंगे। यानी कि इस्लाम धर्म की शुरुआत करने वाले व्यक्ति कौन है, तो इस्लाम धर्म की शुरुआत करने वाले एक व्यक्ति है जिनका नाम है पैगंबर मोहम्मद साहब। अगर प्यारे दोस्तों देखें तो 570 एडी में, 570 ईस्वी में पैगंबर साहब का जन्म हुआ, और इनका जन्म कहां हुआ, सऊदी अरब के अंदर इनका जन्म होता है। यानी कि पैगंबर साहब का जन्म कब हुआ है, 570 ईस्वी में हुआ है, और 570 ईस्वी में इनका जन्म सऊदी अरब के अंदर हुआ है, और इन्होंने क्या किया है, इस्लाम धर्म की शुरुआत की है। अगर इनका जन्म 570 में हुआ है सर और इस्लाम धर्म की शुरुआत की है, तो और प्रश्न इन पर क्या बनते हैं, जरा आपके सामने और प्रश्नों को मैं एक बार लेकर आना चाहता हूं। देखिए प्यारे दोस्तों, 570 में इनका जन्म होने के बाद आगे की जो क्रियाक्रम रहने वाला है, 570 में इनका जन्म होने के बाद 622 ईस्वी में इन्होंने एक संवत की शुरुआत की है जो हिजरी संवत के नाम से जाना जाता है। इस्लाम धर्म के अंदर कौन सा संवत चलता है, तो आप एक ही बात का जवाब देंगे, हिजरी संवत चलता है। जो हिजरी संवत चलाया किसके द्वारा गया है, पैगंबर मोहम्मद साहब के द्वारा हिजरी संवत चलाए जाने का काम किया गया है। 632 एडी में क्या हुआ, पैगंबर साहब की मृत्यु हो जाती है। 632 ईस्वी में पैगंबर साहब की मृत्यु हो जाती है। लेकिन प्यारे दोस्तों, इनके बारे में थोड़ा सा मैं आपको और बताना चाहता हूं। यानी पैगंबर साहब का जन्म 570 में हुआ है और 632 में इनकी अगर मृत्यु हो जाती है, तो इतना ध्यान रखिएगा कि भारत के अंदर प्रमुख रूप से अगर हम बात करें यहां पर पैगंबर साहब के बारे में, तो पैगंबर साहब जो थे, इन्होंने यहां पर क्या किया कि पैगंबर साहब एक गुफा के अंदर जाते हैं, और गुफा के अंदर जाने के बाद यह व्यक्ति, जब पैगंबर साहब बहुत लंबे समय के बाद गुफा से बाहर निकलते हैं, तो कहते हैं कि मेरे, यानी गुफा का नाम हीरा नामक गुफा के अंदर जाते हैं, और हीरा नामक गुफा के अंदर जाने के बाद जब बाहर निकल कर आते हैं तो अपने हाथ में एक पुस्तक दिखाते हैं जिसका नाम कुरान हुआ करता था। कहते हैं कि मेरे पास फरिश्ता इस गुफा के अंदर आया था, और उस फरिश्ता ने मुझे एक किताब दिया जिसका नाम है कुरान। यानी कि जो कुरान इनकी धार्मिक ग्रंथ माना जाता है इस्लाम धर्म का, वे पुस्तक मोहम्मद साहब ने यहां सभी के सामने पेश की है, जो इनका धार्मिक ग्रंथ माना गया है। लेकिन प्यारे दोस्तों, पैगंबर मोहम्मद साहब के बाद अगर हम बात करें, तो पैगंबर मोहम्मद साहब को जो 610 ईस्वी है, इसमें ज्ञान प्राप्ति होती है। ज्ञान प्राप्ति से मतलब था कि इस गुफा के अंदर जाकर जब बैठे हैं, तो बैठने के बाद इनको ज्ञान प्राप्ति कब हुई है, 610 ईस्वी में हुआ है। और 622 ईस्वी में पैगंबर साहब के दुश्मन मक्का के ही लोग बन जाते हैं, और जब मक्का के लोग पैगंबर साहब के दुश्मन बनते हैं, तो 622 ईस्वी में पैगंबर साहब मक्का से कहां चले जाते हैं, मदीना जाने का काम करते हैं। आपसे प्रश्न क्या पूछा जाएगा, पैगंबर साहब का जन्म कब हुआ और कहां हुआ, आपसे प्रश्न पूछा जाएगा।
इस्लाम धर्म की शुरुआत किसने की? आपसे प्रश्न पूछा जाएगा। पैगंबर साहब की मृत्यु कब हुई? आपसे प्रश्न पूछा जाएगा। पैगंबर साहब मक्का से मदीना कब गए? या पैगंबर साहब को ज्ञान कब प्राप्त हुआ? बस ये 5 से 6 प्रश्न अपने मस्तिष्क के अंदर सेट रखिएगा और इस्लाम धर्म से ज्यादा आपको जानने की अभी आवश्यकता नहीं है। आगे हम जैसे जैसे बढ़ते रहेंगे और चीजों पर हम आगे बात करते रहेंगे। यानी कि पैगंबर साहब मदीना चले गए और मदीना जाने के बाद ये एक धर्म की शुरुआत कर गए हैं जिसका नाम क्या है? जिसका नाम आपको अच्छी तरह से पता है। इसका नाम है यहां पर हम कह सकते हैं इस्लाम धर्म। इनके बच्चों के बारे में बात करें तो इनके जो बेटे हुए हैं इसमें से आप कह सकते हैं अबू बकर नाम के इनके बेटे थे, अमर, उस्मान और अली, ये इनके बेटे हुआ करते थे जो पैगंबर साहब के बेटे हुए हैं। लेकिन प्यारे दोस्तों ये तो हमने जाना कि आखिरकार इस्लाम धर्म की नींव किस तरह से पड़ी है और कहां? सऊदी अरब में इसकी नींव पड़ी है। और सऊदी अरब में नींव पड़ने के बाद मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया है कि आखिरकार मुस्लिम आक्रमणकारियों ने जब भारत पर आक्रमण किया है उसके पीछे का कारण क्या था? उसके पीछे का एक बहुत सामान्य सा कारण था कि राजा दाहिर पर झूठा आरोप अल हज्जाज के द्वारा लगाया गया और अल हज्जाज की नजर फिर भारत पर पड़ती है और भारत पर ये मुस्लिम आक्रमणकारी सिलसिला जारी करते हैं और भारत के अंदर लूटने का काम आरंभ कर देते हैं। आइएगा, देखिए, अल हज्जाज नाम का व्यक्ति जो कि यहां पर एक सेनापति को भेजता है और 711 में अपने एक सेनापति को अरब से भेजता है भारत पर आक्रमण करने के लिए। इस सेनापति का नाम था उबैदुल्लाह बुदेल नाम का व्यक्ति 711 में भारत पर आक्रमण करता है। अधिकतर बच्चे और अधिकतर किताब भी इसी बात को लिखती हैं कि भारत पर पहला आक्रमण 712 में भारत पर पहला अरबी आक्रमण या भारत पर पहला मुस्लिम आक्रमण, किताब इसी बात को लिखने का काम करती है। लेकिन मेरी बात को समझने की कोशिश कीजिएगा कि वास्तविकता क्या है कि इससे पहले 711 में एक आक्रमण हो चुका है जो अल हज्जाज के सेनापति के द्वारा ही किया जाता है। और ये अल हज्जाज का सेनापति जो है उसका नाम क्या है? उसका नाम है उबैदुल्लाह बुदेला नाम का व्यक्ति जो 711 में भारत पर आक्रमण कर देता है। लेकिन ये आक्रमण जो है किताबों में इसलिए नहीं लिखा जाता, अधिकतर टीचर इसको इसलिए नहीं पढ़ाने की कोशिश करते क्योंकि ये 711 का जो आक्रमण है ये असफल आक्रमण था। इसमें यह उबैदुल्लाह बुदेला नाम का व्यक्ति मारा जाता है और मारे जाने के बाद इसके ज्यादा साक्ष्य हमारे भारत के अंदर नहीं मिलते। लेकिन इसने आक्रमण जरूर 711 में किया है। 711 में आक्रमण जो किया गया है यह भी अल हज्जाज का ही एक सेनापति था जो भारत में आकर हार जाता है और यह सिंध प्रांत पर आकर आक्रमण करने का काम करता है। लेकिन प्यारे दोस्तों, इसके बाद अगर हम बात करें जो इसके बाद आक्रमणों का सिलसिला चलता है उस पर आपकी नजर दौड़ानी बहुत ज्यादा आवश्यक है क्योंकि आपको समझना होगा जब उबैदुल्लाह बुदेला नाम का व्यक्ति अल हज्जाज का सेनापति जब भारत पर आक्रमण करता है और हार जाता है, अब अल हज्जाज नाम का व्यक्ति वही अल हज्जाज जो अरब के अंदर एक शासक है और जिसकी नजर सिंध पर पड़ चुकी है। और सिंध पर कौन व्यक्ति शासन कर रहा है? सिंध पर एक व्यक्ति शासन कर रहा है जिसका नाम क्या है? दाहिर नाम का व्यक्ति। दाहिर नाम के व्यक्ति पर दूसरा आक्रमण होता है और इतिहास के अंदर अगर हम बात करें तो ज्यादातर किताबें लिखेंगे ये पहला आक्रमण होगा, तब आप इसे पहला और दूसरा कोई सा भी मान सकते हैं। लेकिन सारे की सारी चीजें मैंने आपको क्लियर कर दी हैं। 711 में आक्रमण हो चुका है लेकिन सफल आक्रमण भारत में 712 में होता है और 712 में जो आक्रमण किया गया है यह व्यक्ति पहला मुस्लिम आक्रमणकारी माना जाता है जिसका नाम है मोहम्मद बिन कासिम। मोहम्मद बिन कासिम भारत पर आक्रमण करता है 712 ईस्वी में। और यह कौन है? यह भी उसी अल हज्जाज का सेनापति है जिसका जहाज लूटने का आरोप किस पर लग चुका है? दाहिर पर लग चुका है और 712 में इसने भी आक्रमण करने का काम किया है। जब यह व्यक्ति आक्रमण करता है दाहिर पर तो दाहिर को यह हरा देता है। सिंध प्रांत में आक्रमण करता है यहां पर मोहम्मद बिन कासिम और दाहिर को इस युद्ध में हरा देता है। और दाहिर को युद्ध में हराने के बाद भारत पर आक्रमण किया और राजा दाहिर को हरा दिया। हराने के बाद इसकी 2 बेटियां हुई हैं। किसकी? राजा दाहिर की 2 बेटियां हैं। एक बेटी का नाम है सूर्य देवी और दूसरी बेटी का नाम है निर्मला देवी। ये दोनों बेटियों को अगवा करके अल हज्जाज के पास भिजवा देता है क्योंकि माना यह जाता है कि अल हज्जाज के पास भी 2 बेटे थे। उन बेटों के लिए ये 2 बेटियों को राजा दाहिर की 2 बेटियों को सूर्य देवी और निर्मला देवी को भिजवाने का काम करता है। ये दोनों की दोनों बेटियां इस मोहम्मद बिन कासिम की मौत का कारण बनेंगी। और इस बात को भी समझने की कोशिश कीजिएगा कि जो हम मोहम्मद बिन कासिम पढ़ रहे हैं 712 में, इस व्यक्ति के
बारे में 712 में आप जानेंगे, इस व्यक्ति के बारे में 713 में आप जानेंगे, और 714 में इस व्यक्ति की क्या हो जाएगी, मौत हो जाएगी। तब 3 साल से 712 से 714 तक 14 के अलावा मोहम्मद बिन कासिम के बारे में ज्यादा आपको उल्लेख नहीं मिलेगा। 712 में इसने भारत पर आक्रमण किया, 713 में यहां पर सिंध के प्रांत पर किया था। कहां पर, सिंध में किया था, यहां पर मुल्तान क्षेत्र में करेगा, और 714 में यह व्यक्ति मोहम्मद बिन कासिम मर जाएगा। जब सूरत देवी और निर्मला देवी यहां पर अरब पहुंचाई गई हैं, तो इस मोहम्मद बिन कासिम के मौत का राज अगर कारण जानने की कोशिश करें, जब सूरत देवी निर्मला देवी को अरब क्षेत्र में भिजवाता है अल हजाज के पास से, तो सूरत देवी और निर्मला देवी दो बेटियां जो है, किसकी बेटी है, राजा दाहिर की बेटी हैं, जिस पर सिंध का शासक है, जिस पर आक्रमण किसने किया है, मोहम्मद बिन कासिम ने आक्रमण किया है। मोहम्मद बिन कासिम कौन है, अल हजाज का सेनापति है। सूरत देवी और निर्मला देवी जब दाहिर सिंध अरब में जाती हैं, और अरब में जाने के बाद अल हजाज से बात करती हैं और कहती हैं कि जब मोहम्मद बिन कासिम है, इस व्यक्ति ने तुम्हारे पास हमें लाने से पहले हमारी आबरू को लूटने का काम किया था, इस व्यक्ति ने हमारे साथ अच्छा आचरण नहीं किया था, और यह व्यक्ति ठीक नहीं है। ऐसी बात सूरत देवी निर्मला देवी अल हजाज से जाकर कहती हैं अरब क्षेत्र में। जब अरब के अंदर जब दोनों बेटियां सूरत देवी निर्मला देवी इस मोहम्मद बिन कासिम पर अपनी आबरू लूटने का आरोप लगाती हैं, तो अल हजाज नाम का व्यक्ति इस मोहम्मद बिन कासिम को अपने दरबार में बुलाता है और कहता है कि अपनी बेगुनाही का सबूत दे कि तूने इसकी आबरू को, इन दोनों बेटियों की आबरू को लूटकर मेरे पास नहीं भेजा है। ऐसा करने के लिए यहां पर अल हजाज मोहम्मद बिन कासिम से कहता है। जो मोहम्मद बिन कासिम है, अपनी बेगुनाही का सबूत देने के लिए अपनी गर्दन को तलवार से काटता है, और अपनी गर्दन को तलवार से काटकर यहां पर अल हजाज के सामने पेश कर देता है, जो 714 की घटना है। तब सूरत देवी और निर्मला देवी ही हम मुख्य रूप से कह सकते हैं कि मोहम्मद बिन कासिम की मौत का कारण बनेंगी, और अल हजाज के बेगुनाही के सबूत मांगने पर मोहम्मद बिन कासिम अपनी हत्या कर लेता है। कुछ लोग लिखते हैं कि मोहम्मद बिन कासिम को देश निकारा कर देता है यह अल हजाज नाम का व्यक्ति, और अरब से बाहर जाकर इसकी मौत हो जाती है। फिर भी हम कह सकते हैं कहीं ना कहीं निर्मला देवी और सूरत देवी का यहां पर मुख्य रोल रहा है इस व्यक्ति को हत्या करवाने में। लेकिन अभी तक के जितना मैंने आपको पढ़ाया है, अगर मैं प्रश्नों की बात करूं तो जरा बताइएगा मुझे प्रश्नों के माध्यम से, भारत पर पहला सफल आक्रमणकारी कौन हुआ? आप कहेंगे कौन? मोहम्मद बिन कासिम। भारत पर पहला मुस्लिम आक्रमण कब हुआ? आप कहेंगे 712 में। आपसे अगर पूछा जाए कि पहला आक्रमण 712 में किसने किया, आप कहेंगे मोहम्मद बिन कासिम ने। मोहम्मद बिन कासिम कौन था? आप कहेंगे अल हजाज का सेनापति था। अल हजाज कौन था? आप कहेंगे यह अरब का एक शासक हुआ करता था। राजा दाहिर पर आक्रमण किसने किया? मोहम्मद बिन कासिम ने राजा दाहिर पर आक्रमण किया। राजा दाहिर पर मोहम्मद बिन कासिम ने क्यों आक्रमण किया? राजा दाहिर पर एक जहाज लूटने का आरोप लगाया, इसलिए राजा दाहिर पर आक्रमण किया। जिस समय मोहम्मद बिन कासिम ने भारत पर आक्रमण किया, उस समय सिंध का शासक कौन था? राजा दाहिर सिंध का शासक था। अरब मोहम्मद बिन कासिम जो भारत पर पहला मुस्लिम का आक्रमणकारी माना जाता है, यह किसकी बनाई गई रणनीति के अनुसार मारा जाता है? तो सूरत देवी और निर्मला देवी की रणनीति के अनुसार यह मारा जाता है। ऐसे बहुत ढेरों प्रश्न आपके सामने निकल कर आएंगे जो घुमा फिरा कर पूछ रहे होंगे, और जितना मैंने आपको बताया है उतना आपके लिए काफी रहने वाला है। आइएगा, पहला आक्रमण हो चुका है भारत पर, और पहले आक्रमण के बाद जरा गौर फरमाइएगा, इस व्यक्ति ने 712 में जब पहला आक्रमण किया, तो पहला आक्रमण करने के बाद दूसरा आक्रमण करेगा। लेकिन ध्यान रखेंगे, जो दाहिर नाम का व्यक्ति है कहां पर आक्रमण करता है? सिंध प्रांत पर। मतलब उस समय पाकिस्तान में नहीं था, जो पाकिस्तान है ना वहां पर आप सिंध प्रांत मान सकते हैं, जो पाकिस्तान है वहां पर सिंध प्रांत मान सकते हैं। यह मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न होता है कि जिस समय मोहम्मद बिन कासिम ने भारत पर आक्रमण किया, तो भारत पर किस क्षेत्र पर आक्रमण किया? सिंध पर ही करेगा, दाहिर सिंध का शासक था। और जब भारत पर आक्रमण किया तो सिंध का शासक कौन था? आप कहेंगे दाहिर उस समय सिंध का शासक था। आएगा, अगले वर्ष 712 के बाद 713 में मोहम्मद बिन कासिम ने एक और बार आक्रमण किया, और इस बार जो आक्रमण किया है वह कहीं ना कहीं लूट की वजह से आक्रमण किया है। मतलब लूटपाट करना मोहम्मद बिन कासिम चाहता था, और इस बार जो आक्रमण किया गया है वो मुल्तान के अंदर किया गया है, क्योंकि आप अच्छी तरह से जानते होंगे मुल्तान कहां पर पड़ता है। मुल्तान का सुल्तान कहा जाता है किसको? वीरेंद्र सहवाग को, जो मेरे फेवरेट प्लेयर भी रहे हैं। वीरेंद्र सहवाग को मुल्तान का सुल्तान कहा जाता है, और ये कहां पर है इस समय?
पाकिस्तान के अंदर है, इस मुल्तान पर मोहम्मद बिन कासिम आक्रमण करता है और इस मुल्तान से इतना सोना लूटता है, इतना सोना लूटता है इस बार, क्योंकि भारत तो सोने की चिड़िया रहा ही था। और अगर भारत सोने की चिड़िया रहा था तो यह मुल्तान पर आक्रमण करने के बाद जितना सोना इस व्यक्ति ने लूटा है वह सोना वास्तव में ही बहुत ज्यादा सोना था। और इस सोने को लूटने के बाद इस मुल्तान को एक नाम देकर यह व्यक्ति जाएगा, उस नाम को आपसे पूछेगा इस मुल्तान को स्वर्ण नगरी का नाम किसने दिया है? तो मोहम्मद बिन कासिम ने मुल्तान पर आक्रमण 713 में किया है और 713 में आक्रमण करने के बाद इस मुल्तान को एक नाम दिया है जो कि क्या कहलाया है? स्वर्ण नगरी कहलाया है। आपसे सीधा सीधा प्रश्न बनेगा, स्वर्ण नगरी किससे कहा जाता है? जब हम भारत पर मुस्लिम आक्रमणकारियों को पढ़ते हैं उसके संदर्भ में आप कहेंगे मुल्तान को स्वर्ण नगरी कहा जाता है क्योंकि 713 में दूसरा आक्रमण मोहम्मद बिन कासिम का था जो मुल्तान पर किया गया था और वहां से सोना लूटने के कारण, बहुत सोना मिलने के कारण मुल्तान को स्वर्ण नगरी इस व्यक्ति ने नाम दिया था। उम्मीद करता हूं दूसरा बिंदु भी आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। और स्वर्ण नगरी मुल्तान को नाम दिया है किसने? मोहम्मद बिन कासिम ने। यह बात भी अच्छे से आपको समझ में आ गई होगी। जरा आइएगा मेरे साथ आगे चलते हैं। यह मोहम्मद बिन कासिम जब भारत में आक्रमण करने लगा है तो मोहम्मद बिन कासिम भारत में आक्रमण करने के बाद कुछ सिक्के चलाता है और सिक्के चलाने के बाद लोगों से कहता है कि आपके पास इस समय दो ऑप्शन है और दोनों ऑप्शनों में से कोई एक ऑप्शन आप चुन लीजिए। यानी भारत के अंदर जो अयोग्य शासकों की एक श्रेणी चली हुई थी, उन अयोग्य शासकों की वजह से यह मोहम्मद बिन कासिम भारत पर बहुत अच्छा वर्चस्व बना चुका है और इसने वहां की जनता को, भारत की जनता को, यह सिंध प्रांत की जनता थी, इस सिंध प्रांत की जनता को यह अपने अधीन करने की कोशिश की। और जो अपने अधीन करने की कोशिश की है मोहम्मद बिन कासिम ने, इसने प्रजा से कहा कि आपके पास दो ऑप्शन है, या तो एक ऑप्शन चुन लीजिएगा, आप इस्लाम धर्म कबूल कर लीजिए, और अगर आप इस्लाम धर्म कबूल नहीं करेंगे तो आप दूसरा ऑप्शन चुनिए जिसका मतलब होगा आपको एक टैक्स देना होगा, जिस टैक्स को क्या कहेंगे? जजिया कहेंगे। जजिया कर को आज से पहले इतिहास में कोई नहीं जानता था। पहला व्यक्ति है भारत में जो एक नए तरह का टैक्स लेकर आया है, जिस टैक्स को क्या नाम देंगे? जजिया कर नाम देंगे। जजिया कर क्या है? जजिया कर एक टैक्स है, एक कर है जो गैर मुस्लिमों से लिया जाता है। किससे लिया जाता है? गैर मुस्लिमों से लिया जाता है। यह प्रश्न कई तरह से आपसे घुमाकर पूछा जाएगा, जजिया क्या है और किसने लगाया? आप कहेंगे मोहम्मद बिन कासिम ने जजिया कर लगाया। मोहम्मद बिन कासिम कौन था? अरब का एक शासक का सेनापति था। यह भारत में जजिया कर लगाने का काम करता है। लेकिन मोहम्मद बिन कासिम ने भारत में जो सिक्के चलवाए हैं, सोने के सिक्के, उन सिक्कों को क्या नाम दिया गया है? यानी मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा चलवाए गए सिक्कों का क्या नाम है? तो आप कहेंगे दिरहम नाम के सिक्के। किस नाम के? दिरहम नाम के सोने के सिक्के मोहम्मद बिन कासिम ने चलवाई। और मोहम्मद बिन कासिम ने भारत पर जजिया कर की शुरुआत की जो कि एक धार्मिक कर था। कैसा था? जो एक धार्मिक कर था। ये वाली लाइन इंपॉर्टेंट है। एक तो जजिया तो सभी को पता है मोहम्मद बिन कासिम ने चलवाया, लेकिन दूसरी बारी लिया किससे आता था? गैर मुस्लिमों किससे लिया जाता था? ये दोनों पॉइंट यहां से इंपॉर्टेंट है। भारत में शुरुआत करने वाला जजिया कर का कौन व्यक्ति है? तो जजिया कर की शुरुआत करने वाला पहला व्यक्ति है मोहम्मद बिन कासिम। और मोहम्मद बिन कासिम ने जजिया कर शुरू किया है। यह जजिया कर एक धार्मिक कर है जो गैर मुस्लिमों से लिया जाने का काम किया जाता है। यह बात आपके मस्तिष्क में बिल्कुल सेट हो गई होगी। और हम पहले आक्रमणकारी को आज पढ़ने का काम कर रहे हैं जिसका नाम क्या है? मोहम्मद बिन कासिम। मोहम्मद बिन कासिम ने भारत पर आक्रमण किया और मोहम्मद बिन कासिम ने कुछ चीजों की यहां पर शुरुआत की। जैसे देखो, खजूर की खेती शुरू करने वाला, ध्यान रखिएगा, ऊंट पालन शुरू करने वाला सिंध क्षेत्र के अंदर, ये सभी के सभी काम, खजूर की खेती हो या फिर हम कहें कि यहां पर ऊंट पालन शुरू किया गया हो, या अरबी घोड़ों को भारत में लाने वाला, मानसून शब्द का प्रयोग करने वाला, ये सभी के सभी जो क्रिया हैं, ये सब किसके द्वारा? अरब लोगों के द्वारा, जो अरब देश से लोग आए थे, अरब देश के लोगों के द्वारा शुरुआत की गई थी। इनकी देन क्या मानी जाती है? इनकी देन अरब क्षेत्र के लोग माने जाते हैं। क्या? अरबी घोड़े, उसके अलावा ऊंट पालन, उसके अलावा खजूर की खेती, उसके अलावा हम कह सकते हैं मानसून शब्द का प्रयोग। ये सभी चीजें भारत के अंदर जो शुरुआत की गई है वह किसके द्वारा? अरबी लोगों के द्वारा। और प्रमुख रूप से मोहम्मद बिन कासिम के समय में इनकी शुरुआत करने का काम किया गया है। उम्मीद करता हूं कि इसके बाद भी अगर हम बात करें तो समझने की कोशिश कीजिएगा, अन्य चीजों को आइएगा।
चलिए, यानी कि यहां तक अरबी घोड़े और उसके बाद हम कह रहे हैं मानसून जैसे शब्दों का प्रयोग, इतनी सारी चीजें भारत के अंदर शुरू करने का काम किसके द्वारा किया गया है? तो भारत में शुरू करने का काम इन अरबी लोगों के द्वारा किया गया है। लेकिन भारत में अब पहला आक्रमण हो चुका है और आपके दिमाग में प्रश्न ही बनने शुरू हो गए होंगे कि सर, भारत में मोहम्मद बिन कासिम ने जजिया कर लगा दिया, अरबी घोड़े ले आया, भारत के लोगों को इस्लाम धर्म कबूल करवाने के लिए बाधिर करने लगा। तो भारत के अंदर ऐसी क्या स्थिति है कि माना कि दाहिर तो चलो इस समय अयोग्य शासक था, लेकिन दाहिर के बाद मुल्तान आदि क्षेत्र पर भी आक्रमण करता जा रहा है और यह व्यक्ति आक्रमण करते करते इतना बलशाली हो गया कि भारत के अन्य शासक इस समय क्या कर रहे थे। तो आप जरा इस बिंदु को गौर से सुनिएगा जो मैंने यहां पर बताने की कोशिश किया है। यहां पर अगर आप थोड़ा सा ध्यान से समझेंगे, अरबी घोड़े जो बड़े खतरनाक होते हैं और आज के समय में भी अगर देखा जाए सबसे समृद्ध, सबसे ताकतवर, फुर्तीला घोड़ा कहां का होता है? तो अरबी घोड़ा आज भी, जो अरब देश के घोड़े होते हैं, आज भी काबिल तारीफ घोड़े होते हैं, बड़े पसंद करते हैं इन लोग अरबी घोड़ों को। और ये अरबी घोड़े इन अरब के लोगों की ताकत थी। सबसे ज्यादा युद्ध ये किससे जीतते थे? अरबी घोड़ों से युद्ध जीतने का काम करते थे। लेकिन भारत के अंदर इस समय क्या हो रहा था? भारत के अंदर इस समय जो भारत के शासक थे वो आखिरकार अरबों से हार क्यों रहे थे? क्यों पहला आक्रमणकारी आक्रमण करने के बाद सफल हो गया? क्यों अन्य शासक इसको टक्कर न दे सके? क्यों दाहिर यहां पर टक्कर न दे सका? दाहिर बड़े ही अयोग्य था। तो क्या ऐसा अयोग्य था कि एकमात्र व्यक्ति मोहम्मद बिन कासिम भारत में आने के बाद क्या दाहिर को हरा दे? मतलब किसी घर में आकर कोई विदेश से आने वाला व्यक्ति अगर उसको कूट कर चला जाए तो क्या कारण रहा होगा? कुछ तो कारण रहे होंगे जो दाहिर हार गया था। अन्य शासक इसको नहीं हरा पा रहे हैं, कुछ तो कारण रहे होंगे। कारण था ये अरबी घोड़े, क्योंकि भारत के लोगों की सबसे बड़ी ताकत मानी जाती थी उनके हाथी। मतलब जिस शासक के पास जितने अधिक हाथी होंगे वह उतना ही ज्यादा शक्तिशाली होगा और इनकी सेना जो पूरी तरह से लड़ने में सक्षम हुआ करती थी वो हाथियों पर रहा करती थी। और हाथी और घोड़ों का सामना, आप कहेंगे सर इसमें तो हाथी जीत जाएंगे, लेकिन नहीं, आप समझिएगा, भारत के लोगों के पास थे हाथी और अरब से आक्रमण करने वाले लोगों के पास थे घोड़े, और वह भी कौन से? अरबी घोड़े। जब तक हाथी 360 के एंगल पर घूमता था, जब तक तो घोड़े उसके 2 चक्कर काट दिया करते थे और उस पर बैठे हुए व्यक्ति को भाले से मारकर नीचे गिरा दिया करते थे। और 2-4 भाले जहां हाथियों के लगे नहीं कि हाथी अपनी सेना को कुचलना शुरू कर देते थे। और भारत की जो ताकत हुआ करती थी, हाथी, वही भारत की सबसे बड़ी कमजोरी बनकर उभरती थी, क्योंकि अरबी घोड़ों ने भारतीय हाथियों को हरा दिया। और यही कारण था कि भारत के अंदर यह लोग जो अरब से आने वाले हैं, मोहम्मद मुगौरी हो, महमूद गजनवी हो, एक के बाद एक अब बैक टू बैक आक्रमण करते चले जाएंगे। और इनका अभी तक का उद्देश्य होगा लूट करना। अभी तक ये जो व्यक्ति भारत में आएंगे अभी साम्राज्य स्थापित करने के उद्देश्य से भारत में नहीं आएंगे, ये सभी अभी सिर्फ लूटने के उद्देश्य से भारत आएंगे। फिर धीरे धीरे कौन व्यक्ति ऐसा होगा जो साम्राज्य स्थापित करने की कोशिश करेगा, शासन करने की कोशिश करेगा, उस व्यक्ति के बारे में भी हम पढ़ेंगे। लेकिन आज की क्लास में मैं सिर्फ इतना ही रखना चाहता हूं। आज की क्लास में आपने सिर्फ जाना है कि आखिरकार इस्लाम धर्म की उत्पत्ति के बाद किस व्यक्ति ने, मुस्लिम शासक ने भारत पर आक्रमण किया है और किस तरह से उसने आगे की रणनीति को आगे चलाया है। इसी क्रम में मैं आगे आपको बढ़ाऊंगा। धीरे धीरे बढ़ते रहेंगे, चलते रहेंगे, लेकिन जितना आपको मैंने बताया है उतना आपके मस्तिष्क में एक एक डेट, एक एक फैक्ट आपके दिमाग में सेट हो जाना चाहिए। और अगर भारत के लोग हारे हैं तो उसके पीछे कारण क्या था, यह भी आपके मस्तिष्क में सेट होना चाहिए। तो आज की क्लास को यही खत्म करेंगे और आपसे जब भी मिलेंगे अगली क्लास में मिलेंगे। सभी के लिए बेस्ट ऑफ लक, नमस्कार।